न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कंगना को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बीएमसी की कार्रवाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। कल दोपहर 3 बजे फिर से सुनवाई होगी। दफ्तर पर चला बीएमसी का बुलडोजर। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को उद्धव सरकार से पंगा लेना महंगा पड़ गया। वहीं बीएमसी ने बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित कंगना रनौत के दफ्तर के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। बीएमसी की टीम जेसीबी और मजदूरों के साथ कंगना रनौत के दफ्तर पर पहुंची और अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। बीएमसी की टीम हालांकि अब लौट गई है। सुबह से ही कार्रवाई जारी थी। इसमें ऐसे में कंगना रनौत के जो वकील हैं उनकी ओर से अपील डाली गई थी और आपको बता दें कि इसमें बड़ी राहत कंगना रनौत को मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपको बता दें कि दफ्तर पर बीएमसी का जो बुलडोजर चला है उसी को लेकर अब जो सुनवाई होनी है कल दोपहर 3 बजे भी होनी है। कंगना को एक बड़ी राहत दी है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। आपको बता दें कि बीएमसी की कार्रवाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएमसी की इस कार्रवाई के खिलाफ कंगना रनौत ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। ज्यादा जानकारी के लिए मुरारी सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है कंगना रनौत को। जी बिल्कुल सही कहना है। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके वकील की तरफ से याचिका दायर की गई थी और उस पर सुनवाई करते हुए लगभग 20 मिनट के बाद कोर्ट ने कल 3:30 बजे दोबारा इसकी सुनवाई करने के आदेश दिए और इस तोड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मैं एक तस्वीर अपने पीछे का दिखाना चाहूंगा जहां पर एक कंगना रनौत का यही वो घर है जहां पर इनके बीएमसी द्वारा यहाँ पर नोटिस चिपकाई गई थी। 24 घंटे पहले की नोटिस थी। सुबह टाइम देख सकते होंगे कि 10:35 पर बीएमसी इनके दरवाजे पर नोटिस लगाती है और मुंबई पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त के बीच यहां पहुंचती है और पूरे इमारत को तोड़ने की तैयारी करती है। दूसरी एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते होंगे दर्शक कि ये वही कंगना रनौत का पाली हिल का उनका दफ्तर है जहां पर बीएमसी ने आज बुलडोजर चलाया है क्योंकि कंगना ने सुशांत सुसाइड मामले में लगातार अपनी आवाज बुलंद रखी है और कई बार उन्होंने उद्धव सरकार को मुंबई पुलिस के ऊपर भी उन्होंने निशाना साधा, जिससे लेकर के कहीं कह सकते हैं कि एक खामियाजा उन्हें आज यहाँ पर भुगतना पड़ा है। बीएमसी का बुलडोजर उनके आशियाने पर चला है। जी मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि हाई कोर्ट ने कब तक ये रोक लगाई है? देखिए कल 3:30 बजे सुनवाई होगी, तब तक के लिए रोक लगी हुई है। अब कंगना रनौत आज मुंबई थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे, उसके बाद अपने वकील के साथ चर्चा करेंगे कि सब आगे किस तरीके की रणनीति तैयार किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के साथ बीएमसी जिस तरीके की यहाँ पर रणनीति तैयार करके आज सुबह पहुंची थी। 10:10 का समय है नोटिस का और महज आधे घंटे के अंदर बीएमसी के दल बल के साथ पहुंचती है। पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त के बीच इस आशियाने के ऊपर बुलडोजर चला देती है। जी मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, तोड़फोड़ हो चुकी है, अंदर भी और बाहर भी ऑफिस को ध्वस्त किया जा चुका है, लेकिन ऐसे में कोर्ट की ओर से क्या कहा गया है? देखिए कोर्ट की तरफ से अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कोर्ट में दलील वकील की तरफ से रखी गई थी कि कंगना रनौत अभी मुंबई में नहीं है, उनके आने के बाद इस पूरे ऊपर कार्रवाई की जाए, तब तक के लिए रोक लगाया जाए। और कोर्ट में सुनवाई के दरमियान इसी के ऊपर कोर्ट ने कल 3:30 बजे फिर से सुनवाई करने की बात कही है और तब तक के लिए रोक लगाई है। जी
लेकिन ऐसे में जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है बिल्डिंग को और बिल्डिंग के अंदर जो सामान था उसको, तो क्या कंगना रनौत डैमेज का क्लेम भी कर सकती हैं? देखिए, थोड़ी देर में कंगना रनावत जो है यहाँ पहुंचेंगी। मुंबई एयरपोर्ट से वो सीधा अपने हालिया जो बंगला है यहाँ पर पहुंचेगी और यहीं से अपना हॉलीवुड की उन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी। उनका कहना है, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जिस तरीके से मंदिर तोड़ा गया है फिर मंदिर का निर्माण होगा, तो कहीं न कहीं उन्होंने अपने इस दफ्तर को अपना मंदिर बताया है और उस मंदिर पर बीएमसी का बुलडोजर जो है कंगना रनावत के लिए। अब ऐसे में वो यहाँ पहुंचती है, क्या क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, उसका आरोप वो किस पर लगाती है, इस पर भी निगाहें टिकी हुई है। जी, क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि वो डैमेज क्लेम करे और उनको डैमेज मिल सकता है? देखिए, बृहन मुंबई महानगर पालिका अगर अवैध निर्माण के लिए नोटिस देती है और नोटिस के 24 घंटे के बाद तोड़ने की बात कही जाती है, लेकिन बीएमसी की तरफ से यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही हुई है कि 10:35 पर नोटिस लगाया गया और 1 घंटे के अंदर यहाँ पर तोड़क कार्रवाई हुई है। तो ऐसे कई ऑप्शन हैं कंगना रनावत के पास जिसे लेकर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। जी मुरारी सिंह, क्या यहाँ पर एक बड़ी जीत कंगना रनौत की मानी जा सकती है? ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा था शिवसेना के संजय राउत के चैलेंज पर कि वो मुंबई 9 तारीख को आ रही है, तो थोड़ी देर में जहां वो मुंबई पहुंच रही है वहीं बीएमसी महाराष्ट्र सरकार के इशारे पे जिस तरीके से उनके आशियाने को यहाँ तोड़ने के लिए पहुंची थी, उस पर कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो जरूर जो है कि कंगना रनावत के लिए एक बड़ी राहत है। मुरारी सिंह, क्या यहाँ पर कोई कंगना रनौत का समर्थक है? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे बाहर, किस पार्टी से थे, किस संगठन से थे ये पता नहीं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर थे जो लगातार शिवसेना सरकार मुर्दाबाद, महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद इस तरीके की नारेबाजी कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती के साथ गलत हो रहा है इस तरीके का आरोप लगा रहे थे। बहरहाल यहाँ पर पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की और कोई अप्रिय घटना न घटे। जी, वहीं अगर कल की बात की जाए तो दोबारा इस मामले में सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, क्या लगता है, क्या कंगना रनौत को यहाँ पर बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, कंगना रनावत को जिस तरीके से राहत मिली है, कंगना रनावत अब अपने डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ कल कोर्ट में जाएंगी और सबसे बड़ा जो सवाल है कि इससे सटी हुई और भी इमारतें हैं। मैं दोबारा अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, उन तस्वीरों को दिखाने का कोशिश करूंगा कि जस्ट उससे सटा हुआ एक बंगला है, एक ऑफिस है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वहीं दूसरी तरफ कंगना के अगर बंगले की बात करें तो उनके बंगले से सटा एक और दूसरा बंगला है। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये दोनों बंगले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ रिया चक्रवर्ती के बंगले की कार्रवाई हुई है। कुछ तस्वीरें मैं कैमरामैन से गुजारिश कर रहा हूं, अंदर की दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अंदर किस तरीके की तोड़फोड़ हुई है, कौन कौन से अधिकारी अभी भी अंदर है और कितना कुछ नुकसान हुआ है। थोड़ी ही देर में कल की जो कार्रवाई होगी उसमें कंगना रनौत को राहत मिलेगी कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले 2 महीने में कई बार LAC का उल्लंघन किया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड के कई स्थानों पर सीमा समझौते का उल्लंघन किया है। इसको लेकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम कुछ कहते हैं, सेना कुछ कहती है और रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना के मामलों और सुशांत केस में ड्रग्स एंगल को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, हमारी सेना कुछ कहती है, हमारे रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न चल रहा है।
अगर चाइना इस तरह से वायलेशन कर रहा है तो या तो हमारी डिप्लोमेसी फेल कहीं कर रही है या कहीं हम समझाने में कहीं विफल हो रहे हैं। चाइना के ऊपर आप विश्वास तो नहीं कर सकते, ये बात सही है। वो हर बार पहले कुछ कहता है, फिर बाद में उसकी नीयत बदल जाती है। तो इसमें भारत सरकार को बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि चीन के साथ हमको क्या सलूक करना चाहिए या क्या रिश्ता रखना चाहिए। देखिए, ये हमेशा रॉन्ग पिक्चर देने की कोशिश होती है भारत सरकार की तरफ से। हकीकत यह है कि जितने कम समय में जिस तरह से कोरोना पूरे देश में फैला है और जितने लोग उसे प्रभावित हुए हैं, आज दुनिया में हमारा पहला स्थान होने जा रहा है। ये बहुत चिंता की बात है और भारत सरकार अपनी ही पीठ थपथपाने में लगी हुई है। होना ये चाहिए था कि किसी तरह जैसे भी हो कोरोना को हराया जाए। राहुल गांधी जी का कहना बिल्कुल सही है कि जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर हो, चाहे वो कोरोना के मोर्चे पर हो, गलत समय में गलत निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाने से ये आज ये समस्या खड़ी हुई है। और जो ये विकराल रूप धारण कर लिया है कोरोना ने, अगर प्रधानमंत्री पहले ही मान जाते कि कोरोना का ख़तरा है और कोरोना हमारे देश में आने वाला है, उसको रोकने की तदबीर हम पहले से कर लें, तो शायद ये नौबत नहीं आती। सर, आज देखिए, अब ये तो नैरोकोटिक जो कंट्रोल संगठन है उसके माध्यम से हुआ है। और अगर कहीं भी ये सबूत मिलता है या कहीं भी कोई लिंक मिलता है कि इसमें रैया मुखर्जी उसमें इन्वॉल्व है, चक्रवर्ती उसमें इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए। इस मामले में तो कोई कंप्रोमाइज़ करने की बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ड्रग के को लेकर पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चिंता रहती है कि कहीं भी ड्रग का इस्तेमाल। भारत चीन सीमा विवाद लगातार जारी है। ऐसे में कई बैठकें भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। इसी कड़ी में जेडीयू नेता अजय आलोक ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर फिर से चीन ऐसी हिमाकत करेगा तो चीन को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए और जोर से जवाब देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सुशांत केस और कंगना रनौत को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। कूटनीतिक तौर पे जवाब दे दिया और रणनीतिक तौर पे सेना ने बिल्कुल सही कदम उठाया है और आगे इस तरह की हिमाकत हो तो और जोर से जवाब देना चाहिए। इनकी भाषा में इनको जवाब देना, तभी ये सीखेंगे। सचिव जो है राजेश भूषण ने ये देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी में जाने का कोई फायदा नहीं है। सच्चाई ये है कि कोरोना के केसेस 43 लाख अभी तक हो चुके हैं और अच्छी बात भी ये है कि 31 लाख लोग ठीक हो चुके हैं और दुखद ये है कि 72,000 लोग मर चुके हैं। जागरूक होने की ज़रूरत है, कोरोना को फैलने से रोकने की ज़रूरत है। हम प्रति मिलियन के आंकड़ों में न पड़े तो अच्छा है। मत भूलिए कि अभी 1% भी भारत की आबादी कोरोना में नहीं आई है। जरा सोचिए स्थिति क्या भयावह हो सकती है अगर 10% हो गए यहाँ पे। तो इसलिए आंकड़ों में ही आना है, संक्रमण को फैलने से रोकना है, जागरूकता बढ़ानी है ताकि लोग बचें। रिया की गिरफ्तारी तो तय है, आज एनसीबी ने किया है, कल सीबीआई भी करेगी। एक के बाद एक जिस तरह से परत खुल के आ रही है तो कंकाल सामने बाहर आना ही है कि कोई नई बात तो है नहीं। केस करने का अधिकार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको ही को है। तो रिया ने केस किया है, रिया के वकील तय कर रहे हैं कि इस केस को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे एफआईआर को। ऐसा है कि अब ये केस राजनीति से प्रेरित हो गया है, कंगना रनौत को लेकर खासकर। अब एनसीबी को अगर कंगना रनौत के खिलाफ कुछ मिलेगा तो एनसीबी जरूर केस करेगी। मुंबई पुलिस केस करेगी, किसके इशारे पे थे तो सबको पता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने एक वीडियो जारी कर लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को आई परेशानी समेत कई समस्याओं को लेकर पीएम मोदी को जन विरोधी बताया। राहुल ने वीडियो के साथ ट्वीट किया है कि अचानक किया गया लॉकडाउन असंगठित
वर्ग के लिए मृत्युदंड जैसा साबित हुआ। वादा था 21 दिनों में कोरोना खत्म करने का, लेकिन खत्म किए करोड़ों रोजगार और छोटे उद्योग। मोदी जी का जनविरोधी डिजास्टर प्लान जानने के लिए ये वीडियो देखिए। इससे पहले भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया था। कांग्रेस नेता ने कहा था कि एलआईसी को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी सरकार कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई गई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। कोरोना के नाम पे जो किया वो असंगठित क्षेत्र पे तीसरा आक्रमण, तीसरा बार। गरीब लोग, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब आपने बिना कोई नोटिस लॉकडाउन किया, आपने इनके ऊपर आक्रमण किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21 दिन की लड़ाई होगी। असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। लॉकडाउन के बाद खोलने का समय आया और आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार सरकार से कहा गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालना पड़ेगा। नहीं किया। हमने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए आप एक पैकेज तैयार कीजिए, उनको बचाने की जरूरत है, बिना इस पैसे के ये नहीं बचेंगे। सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा सरकार ने सबसे अमीर 15-20 लोगों का लाखों करोड़ रुपए टैक्स मार दिया। लॉकडाउन कोरोना पर आक्रमण नहीं था, लॉकडाउन हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण था, हमारे युवाओं के भविष्य पर आक्रमण था। लॉकडाउन मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों पर आक्रमण था, हमारी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। हमें इस बात को समझना होगा, इस आक्रमण के खिलाफ हम सबको खड़ा होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार के सभी मंत्री भी मौजूद थे। प्रदेश के विभिन्न स्थानों से जुड़े स्ट्रीट वेंडर से पीएम मोदी ने कहा कि अगर आप डिजिटल लेन देन करेंगे तो आपके खाते में सरकार की ओर से इनाम के रूप में कुछ पैसे कैशबैक के रूप में भेजे जाएंगे। भारत सरकार ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी, जिससे कोरोना वायरस के प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों, दुकानदारों को सहायता दी जाएगी और उन्हें दोबारा रोजगार से जोड़ा जाएगा। बिहार में लगातार चौथी बार स्वास्थ्य विभाग ने पटना हाई कोर्ट में जवाबी हल्फनामा दाखिल नहीं किया। इस पर पटना हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए गंभीर टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कोरोना को लेकर दायर आधे दर्जन मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर खेद जताया और कहा कि कोरोना मरीजों की स्थिति कितनी भयावह है, इससे निजी तौर पर वे वाकिफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के एक स्टाफ को कोरोना हुआ, उसके इलाज में लापरवाही से ये बात समझ में आ गई। बिहार में कोरोना के इलाज की स्थिति ठीक नहीं है। अधिवक्ता दीनू कुमार और रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि सरकार आरटी-पीसीआर जांच के बारे में बताना नहीं चाहती है। उनका कहना था कि सरकार प्रतिदिन 11,500 जांच का दावा कर रही है, जबकि सच्चाई कुछ और है। हर रोज 4,000 से भी कम जांच हो रही है। उनका कहना था कि सरकार के पास आरटी-पीसीआर जांच के लिए 9 लैब है। ये जांच कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित है। कोरोना वार्ड में सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगा सके हैं। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जवाबी हल्फनामे के साथ पूछे गए
9 बिंदुओं पर जवाब दो, सप्ताह के भीतर दाखिल करें। दिल्ली के बाद अब एनसीआर के लोगों का भी इंतजार आज खत्म हो गया। आज से नोएडा और गाजियाबाद रूट पर मेट्रो फिर से पटरी पर लौट आई है। दोनों ही जगहों पर आज से ब्लू लाइन मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है, जो लोगों को द्वारका तक का सफर तय कराएगी। नोएडा के सेक्टर 62 से आपको मेट्रो मिलेगी, जबकि गाजियाबाद वाली मेट्रो वैशाली से मिल जाएगी। दोबारा सेवा शुरू होने के बाद मेट्रो स्टेशन पर भी खास ख्याल रखा जा रहा है और लोगों से कोविड नियमों का पालन करवाकर ही उन्हें मेट्रो में सफर करने की इजाजत मिल रही है। लगभग तकरीबन 6 महीने हो गए और दोबारा दिल्ली मेट्रो में सफ़र करके अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर प्रिकॉशंस अच्छी रखी गई है। बाहर एंट्रेंस पे काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें एंट्री करवाया गया और उसके बाद हमें हाथ से हैंड सैनिटाइज दिया गया है और उसके बाद टेम्परेचर भी हमारा किया गया है और हमारे बैग को पूरी तरीके से सैनिटाइज करवाया गया है और काफ़ी अच्छा लगा कि हम दोबारा से दिल्ली मेट्रो में। तमिलनाडु सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़े घोटाले का खुलासा किया है। तमिलनाडु सरकार ने पाया कि धोखाधड़ी करने 110 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान ऑनलाइन निकाल लिया गया। ये सब सरकारी अधिकारियों और कुछ स्थानीय राजनेताओं की मदद से हुआ। तमिलनाडु के प्रमुख सचिव गगनदीप सिंह बेदी ने बताया कि अगस्त में नाटकीय रूप से कई लोगों को इस योजना से जोड़ा गया था। जांच में पाया गया कि एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों ने ऑनलाइन आवेदन अनुमोदन प्रणाली का उपयोग किया था। कई लाभार्थियों को अवैध रूप से जोड़ा था। मॉडस ऑपरेंडिंग में सरकारी अधिकारी शामिल थे, जो एक लाभार्थियों में जुड़ने वाले दलालों को लॉगिन और पासवर्ड प्रदान करते थे, उन्हें 2000 रुपए देते थे। प्रमुख सचिव गगनदीप सिंह बेदी ने कहा कि कृषि योजना से जुड़े 80 अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, 34 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। दलाल या एजेंट के रूप में पहचाने जाने वाले 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने 110 करोड़ रुपए में से 32 करोड़ रुपए की वसूली की है। तमिलनाडु सरकार का दावा है कि बाकी पैसे अगले 40 दिनों के भीतर वापस आ जाएंगे। कल्लाकुरिची, विल्लुपुरम, कुड्डोलर जैसे कई ऐसी जगह है जहां पर ये घोटाले हुए हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़े घोटाले का खुलासा किया है। ऐसी कई जगह है जहां पर ये खुलासे किए गए हैं। अधिकांश नए लाभार्थी इस योजना से अनभिज्ञ थे या इस योजना में शामिल नहीं हो रहे थे। यूपी के जौनपुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष पर अल्पसंख्यक की करोड़ों की जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदलापुर पड़ाव के पास जबरन जमीन कब्जा का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन मुख्तार अहमद नाम के व्यक्ति की है। उसने 2015 में अपनी जमीन का 5वीं का हिस्सा बीजेपी के वर्तमान जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह को बेची थी। वहीं इस जमीन के पास में 3 बीघा जमीन अभी भी बची हुई थी, लेकिन इस हफ्ते पहले करोड़ों रुपए की इस जमीन पर बीजेपी जिलाध्यक्ष के सर पर पुलिस ने खुद बैठकर कब्जा करवाया। अब पूरी जमीन पर एक बाउंड्री वाली वॉल खड़ी कर दी है। वहीं इसका विरोध कर जमीन मालिक के बेटे को पुलिस ने तब तक थाने में बैठाकर रखा जब तक जमीन पर कब्जा नहीं हो गया। अब जमीन मालिक अपनी जमीन को वापस लेने के लिए न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन सत्ता के दबाव के आगे उसकी एक नहीं सुनी जा रही है। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये थाना क्षेत्र कोतवाली का है और उसमें एक झगड़े की सूचना थी। तो
मारपीट न हो इसलिए सीओ सदर को भेजा गया था। सीओ सिटी उस दिन लॉ एंड ऑर्डर में कोतवाली क्षेत्र में ही एक जगह व्यस्त थे, इसलिए वो नहीं जा पाए थे। तो उनको इसी झगड़ा के बीच बचाव के लिए झगड़ा की सूचना में भेजा गया था। कब्जेदारी की कोई बात नहीं है इसमें पूरा मामला ज़मीन का है, वो एसडीएम साहब के अंडर में है। एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट देखते हैं, पुलिस से उसका कोई लेना देना नहीं। सर, पीड़ित द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसे 36 घंटों तक थाना कोतवाली में बैठा हुआ है। क्या सही? देखिए, आरोप भी झूठा है और यदि कुछ भी और भी समस्या उनके पास आज तक पीड़ित हमारे पास नहीं आया, अगर आएगा तो उसकी सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी। उन्होंने ये कहा है कि अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और जब तक उसकी ज़मीन पे कब्जा नहीं हो गया तब तक उसे छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, ये बात बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही है। जो सूचना थी मैंने इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।